नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इस क्लास में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों को। ठीक है, इससे पहले हमने जो बाकी 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको हमने पढ़ लिया है। ये 6वां आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी संवैधानिक अधिकार के रूप में दर्ज कर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों की। संवैधानिक उपचार, और इसका जिक्र है अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उस व्यवस्था क्या बनाई गई कि एक अनुच्छेद बना दिया गया जो अपने आप में स्वयं एक मौलिक अधिकार है कि इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब कोई आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर कहें तो यह सबसे ज़्यादा मजबूत आर्टिकल है जो मानव अधिकारों को संविधान में प्राप्त हुए हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। ठीक है, ये संविधान की आत्मा, इसको किसने कहा था? अंबेडकर ने। छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है किसने कहा था। ठीक है, अडाने डा होगा। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचार, तो इसमें अलग अलग प्रकार के 5 रिट दिए गए हैं। कितने? 5 रिट दिए गए हैं। उन रिटों के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और यह जो है कहते हैं कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। और होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और उसके बाद में वह जांच करता है उसकी क्या मौलिक अधिकार का हनन हुआ या नहीं हुआ है। रिट क्या है? रिट एक प्रकार का आदेश होता है। रिट एक प्रकार का क्या होता है? आदेश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिट की व्यवस्था है वो वर्तमान में अगर आप देखें तो हमारे देश की व्यवस्था में एक तो सुप्रीम कोर्ट है आपका ESC, और दूसरा है आपका हाई कोर्ट यानी कि HC। इन दोनों को मिला हुआ है रिट जारी करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। थोड़ा सा इसका ऑपरेशन और करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है ये केवल मौलिक अधिकार के केस में है। केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में, ठीक है, केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में है। जबकि उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का जो दायरा है वो मौलिक अधिकार प्लस अन्य। ठीक है, अन्य भी किसी मामले में, सिविल या जो है क्रिमिनल मामले में मौलिक अधिकार जारी करने का, रिट जारी करने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय का है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्या समझ पाए कि रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बात समझ में आई कि रिट क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और है, भारतीय संसद को यह व्यवस्था दी गई है कि संसद यदि चाहे तो किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ये संसद के ऊपर है, लेकिन अभी तक संसद ने कोई ऐसा प्रोग्राम किया नहीं। तो 2 ही अनुच्छेद के तहत रिट जारी होते हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब ये 5 रिट हैं क्या क्या, थोड़ा सा इनको देखते हैं।
तो पहला है जो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह जो रिट है ये गिरफ्तारी के संबंध में है। किसके? गिरफ्तारी के संबंध में है, गिरफ्तारी के संबंध में ये है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो रिट जारी होते हैं वो इस आधार पर होते हैं कि क्या किसी को गिरफ्तार करने की जो मानक हैं, जो सुविधाएं उसे मिली हुई हैं आर्टिकल 22 के तहत, उसमें किसी का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, बस यही चेक करना होता है। अगर ऐसा हुआ है तो रिट जारी किया होता है और उसके बाद में उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में जो है, गिरफ्तारी के संबंध में। दूसरा है प्रतिषेध। दूसरा क्या है? प्रतिषेध। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है आपका प्रतिषेध। ठीक है, तो प्रतिषेध जो है वो किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है, के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह होता है कि जो न्यायालय है वो अपने सीमा से बाहर जाकर के कोई फैसला ना दे, यानी कि उससे बाहर जाकर के वो कोई काम करने का प्रयास ना करे, इसलिए ये जारी किया जाता है। ये किसी कार्यपालिका के लिए, किसी प्राधिकारी के लिए लागू जारी नहीं किया जाता है। तीसरा है परमादेश। परमादेश, तो परमादेश का मतलब यह होता है कि किसी प्राधिकारी को यह बताया जाता है, अरे हेलो भैया आपका ही काम है, कर लीजिए, तो ये परमादेश होता है। ठीक है, परमादेश में क्या होता है कि किसी को न्यायालय आदेश देती है कि ये काम आपको करना चाहिए, आपके क्षेत्राधिकार का काम है। ठीक है, तो ये आदेश क्या है? ये जो है, जो आपके क्षेत्राधिकार के काम उसको करने का आदेश दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को उसके क्षेत्र, न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को उसके क्षेत्र में रहकर कार्य करने का आदेश इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, कार्य करने का आदेश इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, कार्य करने का आदेश इसके तहत दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका परमादेश। इसके अलावा अगला है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी न्यायिक निकाय जो कि अपनी अधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। यानी कि जब कोई ऊपर का न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है तो हाई कोर्ट को या किसी सेशन कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट है तो किसी सेशन कोर्ट को कर सकता है, तो यानी कि अपने कनिष्ठ न्यायालय को ये किया जाता है। और इसलिए किया जाता है जब उनको ये लगता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर के न्याय कर रहे हैं, ऐसे में जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्रवाई चल रही हो। ठीक है, प्रतिषेध में क्या होता है? जब कोई कार्रवाई चल रही होती है तब जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है। यानी कि कोई फैसला आपने ले लिया जो आपके जो है क्षेत्र से बाहर है, ऐसे केस में होता है। ठीक है, जबकि प्रतिषेध क्या होता है? किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को रोक लगाता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उत्प्रेषण। इसके अलावा जो चौथा है आपका, सॉरी चौथा तो हो गया उत्प्रेषण, पांचवा देखते हैं।
पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो यह क्या है, इस कड़ी में यह अंतिम रिट है, ठीक है। यानी कि जो 4 रिट आपने देखे, ये 5वां है और जितने भी रिट हैं उसका ये अंतिम रिट है, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्या आप प्राधिकार हैं, ठीक है, या यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है। तो सामान्यतः इसका मतलब ये है कि जो अधिकार परीक्षा है यह किसके लिए जारी किया जाता है, यह जारी किया जाता है कि जो प्राधिकारी है और वो जिस सीट पर बैठा है, यानी कि जिस स्थान पर बैठा है, यानी कि जिस पद पर बैठा है, सीट का मतलब यहाँ पर पद आप ले सकते हैं, तो क्या वो उसका अधिकार है बैठने का, क्या वो नियमता उस पर बैठा है, ये जब पूछा जाता है रिट जारी करने के बाद में, तो इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। कि जब किसी जो है पद पर आसीन व्यक्ति प्राधिकारी से ये पूछा जाता है कि क्या इस पर बैठने की आपकी जो है वैधता है, वैलिडिटी है, तो इसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5वां रिट है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये रिट आपको पढ़ाए। जब किसी के मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं तो इनमें से कोई रिट जारी किया जा सकता है, जिसके तहत आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है, ठीक है। तो ये रिट कब जारी होता है, जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है पूरे मौलिक अधिकार में, क्योंकि आपको अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर संरक्षण उसका बहुत मजबूती से न किया जाता या केवल ये व्यवस्था कर दी जाती कि संसद कानून बनाए और कार्यपालिका उसको लागू करे, तो आप जानते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों किसके हाथ में होता है, नेताओं के हाथ में होता है। और बाकी नेताओं के बारे में आप तो अच्छी अच्छी बातें करते ही हैं कि वो कैसे काम करते हैं। इसलिए न्यायालय ने जो अपने पास रखा कि मौलिक अधिकार को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। मौलिक अधिकार लागू करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसे में जो कार्यपालिका और विधायिका है वो कहीं ना कहीं कब्जे में रहते हैं। अगर ऐसा होता कि इसको भी उनके हाथ में पूर्णतः सौंपा जाता तो कितने मौलिक अधिकार आपके संरक्षित होते, या तो बस जो है आप केवल विचार इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मौलिक अधिकारों को पूर्णतः पढ़ लिया है। इसमें कुछ अनुच्छेद रहेंगे जिनकी चर्चा हमें करनी है। अनुच्छेद 31B 31C की चर्चा हमें करनी है। इसके अलावा या पूरा कहें कि 31 की हमको चर्चा करनी है, उस पर संपत्ति के अधिकार वाले को भी समझेंगे कि उसे बाहर क्यों कर दिया गया। इसके अलावा 33, 34 और 35 ये 3 आर्टिकल हैं जिन्हें हमें समझना है, और ये हम अगली क्लास में सब एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका सीधा संबंध किसी जो है प्रदत्त मौलिक अधिकार से नहीं है, है मौलिक अधिकार से ही, लेकिन हम किसी मौलिक अधिकार को प्रदान नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको हम अलग से पढ़ेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।